एक ऐसा देश जिसकी जेब खाली है लेकिन हथियारों की ख्वाहिशों से भरी हुई है। चीन पाकिस्तान को सामूहिक विनाश के हथियारों से सक्रिय रूप से लैस कर रहा है। इस्लामाबाद का दावा है कि भारत उनके लिए अस्तित्व का खतरा है और इसका एकमात्र जवाब जाहिर तौर पर और ज्यादा हथियार है। और सोचिए उनकी मदद कौन कर रहा है? पाकिस्तान का लोहे जैसा भाई चीन। इस दिखावे के पीछे का संदेश भी बिल्कुल साफ है। अगर पाकिस्तान जंग के मैदान में नहीं जीत सकता तो वह परमाणु ब्लैकमेल के जरिए जीतने की कोशिश करेगा और ये कोई नई बात नहीं है। चीन ने अभी दुनिया के खिलाफ एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। पेंटागन ने अभी 2025 के लिए एक वैश्विक खतरे की रिपोर्ट जारी की है और चीन इस सूची में सबसे ऊपर है। लेकिन इस बार इसका कारण उनका विशाल सैन्य विस्तार या अत्याधुनिक तकनीक नहीं है। इसका कारण यह है कि वे सचमुच आधुनिक घातक परमाणु हथियार पाकिस्तान को सौंप रहे हैं। हाँ, उसी पाकिस्तान को जो कुछ हफ्ते पहले ही भारत के साथ पूर्ण युद्ध के कगार पर था। वही पाकिस्तान जिसे अपनी 76 साल की मौजूदगी में कुल 25 बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भीख मांगनी पड़ी, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से न ढह जाए। वही देश जो अब भी आतंकवादी संगठनों को पनाह और फंडिंग देता है। वे संगठन जो कम से कम 10 अलग अलग देशों में 20 से ज्यादा घातक हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। असल में इसी पेंटागन रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2024 में ही 2500 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक आतंकवादी हमलों में मारे गए। और ये मत भूलिए, पाकिस्तानी नेता खुद कभी भी खुलेआम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देने का मौका नहीं छोड़ते। हर बार जब भी भारत के साथ तनाव बढ़ता है, हर सीमा पर झड़प, हर राजनयिक विवाद, हर तीखी बहस में आप वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों को परमाणु धमकियां देते हुए आसानी से सुन सकते हैं। इस बिंदु पर ये तो जैसे उनकी आदत ही बन गई है। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूबने लगती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन्हें और पैसा देने में हिचकिचाता है, तो वे बड़ी आसानी से दुनिया को अपने परमाणु हथियारों की याद दिलाने लगते हैं और इशारों में धमकी देते हैं कि अगर उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गिर गई तो ये परमाणु हथियार गलत हाथों में भी जा सकते हैं। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, दुनिया भर के कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दखल के बावजूद आर्थिक पतन का सामना किया है। हमने इसे श्रीलंका, बोलीविया, रोमानिया, यहाँ तक कि ग्रीस में भी देखा है। फिर भी किसी तरह पाकिस्तान लगातार बचता आ रहा है और इसी महीने उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से एक और $1.5 अरब का बेलआउट मिला है, जो उसका 25वां बेलआउट है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि अचानक पाकिस्तान चीन से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स और उन्नत परमाणु तकनीक कैसे खरीद पा रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाल ही में भारत ने पाकिस्तान की परमाणु धमकी को कैसे बेनकाब किया और कैसे चीन द्वारा सप्लाई किए गए उनके लगभग पूरे सैन्य शस्त्रागार ने सिर्फ एक रात की मिसाइल स्ट्राइक में बुरी तरह फेल कर दिया। शायद यही वजह है कि अब चीन पाकिस्तान में और भी उन्नत हथियार भर रहा है, अपनी साख बचाने और अपने सहयोगी को बचाए रखने की बेताब कोशिश कर रहा है। भले ही ऐसा करना हमें तीसरे विश्व युद्ध जैसी खतरनाक स्थिति के करीब क्यों न ले जाए। अब यह वीडियो YouTube के एल्गोरिदम के हिसाब से बिल्कुल भी विज्ञापन दाता के अनुकूल नहीं है और इसी वजह से हमें आपकी मदद की जरूरत है। YouTube का यह आदत है कि वह उन वीडियो को सीमित कर देता है जो युद्ध के बारे में बात करते हैं, लेकिन यही है उस दुनिया की हकीकत जिसमें हम रहते हैं। तो अगर आप हमारे लिए एक बड़ा एहसान कर सकते हैं और नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं तो यह वीडियो की बहुत मदद करेगा। हम आपके आभारी हैं। तो आप शायद पहले से ही जानते हैं कि यह सब कुछ भारत पर एक आतंकवादी हमले से शुरू हुआ था। 2 हफ्ते बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसका शाब्दिक अर्थ है सिंदूर, एक चमकीला लाल पाउडर, और अपने नाम के अनुसार इसका उद्देश्य एक स्पष्ट निशान छोड़ना था। भारतीय सेना ने सटीक मिसाइलों और स्मार्ट बमों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर गहराई में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। इससे पाकिस्तान को अपमानित महसूस हुआ और जवाब देने का दबाव पड़ा। पाकिस्तान ने तुरंत अपना जवाबी हमला शुरू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन बानयान-ए-मरसूज। 3 दिनों तक 7 मई से 10 मई तक सभी ने सांसें रोक लीं, क्योंकि ये दोनों परमाणु प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे पर ऐसे गोलाबारी कर रहे थे जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी हफ्त सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी सीमा पार दागीं, साथ ही सैकड़ों तुर्की और चीनी निर्मित ड्रोन भी भेजे। भारत ने भी कड़ा जवाब दिया, एक और विनाशकारी सटीक हमलों की श्रृंखला शुरू की।
लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान के सभी चारों प्रांतों में 11 सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बनाया। सिर्फ एक ही रात में भारत के हमलों ने पाकिस्तान की कुल वायु युद्ध क्षमता का लगभग 20% खत्म कर दिया। अब एक परमाणु संपन्न देश के कई बड़े सैन्य एयरबेस को तबाह करना कोई आसान काम नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से शुरुआती रिपोर्टें सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही थीं। दुनिया भर के लोग सोचने लगे कि भारत ने इतना बड़ा काम इतनी जल्दी कैसे कर दिखाया। खैर, जब विशेषज्ञों ने विवरणों की जांच शुरू की तो सभी को एहसास हुआ कि पाकिस्तान चीनी सैन्य तकनीक पर कितना खतरनाक रूप से निर्भर है। पता चला कि पाकिस्तान के आयातित हथियारों और रक्षा उपकरणों में से 82% से भी ज्यादा सीधे चीन से आते हैं, और ये सभी पाकिस्तानी एयरबेस जिन्हें भारत ने निशाना बनाया था, इन कथित रूप से उन्नत चीनी रक्षा प्रणालियों से भरे हुए थे। फिर भी इतनी सारी चीनी तकनीक से अपने बेस की सुरक्षा के बावजूद पाकिस्तान एक भी मिसाइल या ड्रोन को रोक नहीं सका। उदाहरण के लिए HG-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चीन का S-300 के बराबर माना जाता था। पाकिस्तान ने इन HQ-9 बैटरियों को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया था और भारतीय हमलों को रोकने की बेतहाशा कोशिश कर रहा था। लेकिन अंदाजा लगाओ क्या हुआ। एक भी मिसाइल को नहीं गिराया गया, एक भी लक्ष्य की रक्षा नहीं की गई। यहाँ तक कि चीन के बहुत प्रचारित किए गए J-10C फाइटर जेट्स, जिन्हें चीन सबसे आधुनिक 4.5वीं पीढ़ी के विमान के रूप में पेश करना पसंद करता है, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वे भी कुछ नहीं कर पाए। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने कम से कम 8 F-16 जेट, 4 JF-17 जेट और कई अन्य महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियां खो दी। अगर सब कुछ जोड़ लें तो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 2 तेज हमलों में लगभग $4 अरब का नुकसान झेला है। साथ ही यह बताना भी जरूरी है कि भारत के शुरुआती आतंकी कैंपों पर हमलों के तुरंत बाद पाकिस्तान पूरी तरह से गुस्से में था और हमेशा की तरह उनके नेताओं ने फिर से जल्दी जल्दी परमाणु धमकियां देना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार भारत ने उन्हें नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान की परमाणु धमकी को झूठा साबित कर दिया। जिन दूसरे दौर के हमलों का मैंने पहले जिक्र किया था, उनके दौरान भारत ने पाकिस्तान के अंदर 2 परमाणु संबंधित ठिकानों को सीधे निशाना बनाया। उनमें से एक था नूर खान एयरबेस, जो दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित और कड़ी निगरानी वाली जगहों में से एक मानी जाती है। लेकिन अंदाजा लगाइए क्या हुआ। पाकिस्तान की कोई भी उन्नत चीनी निर्मित रक्षा प्रणाली इनकमिंग मिसाइलों को रोकने या इस बेहद महत्वपूर्ण जगह की सुरक्षा करने में नाकाम रही। ऐसा हमला किसी भी देश के लिए बेहद अपमानजनक है, लेकिन पाकिस्तान जैसे परमाणु हथियार संपन्न देश के लिए तो और भी ज्यादा। लेकिन फिर घावों पर नमक छिड़कने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो वैश्विक परमाणु निगरानी संस्था है, से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की जांच करने की मांग की। उन्होंने खुलेआम सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षित तरीके से रक्षा करने में सक्षम भी है या नहीं, और मूल रूप से यह सुझाव दिया कि दुनिया को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होने चाहिए या नहीं। आखिरकार अगर भारत इतनी आसानी से पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा को भेज सकता है, तो सोचिए आतंकवादी या विद्रोही समूह क्या कर सकते हैं। और फिर कराना हिल्स की घटना है जो और भी ज्यादा संदिग्ध है। रिपोर्टें जल्दी ही आने लगीं कि भारत की मिसाइल हमलों में से एक ने शायद किसी भूमिगत परमाणु भंडारण सुविधा को निशाना बना दिया था, और जो आगे होता है वो इसे और भी ज्यादा चिंताजनक बना देता है। हमले के ठीक एक दिन बाद पूरे क्षेत्र में 4.7 तीव्रता का भूकंप आया, और अगले 2 दिनों में 2 और छोटे भूकंप भी आए। मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ प्राकृतिक रूप से आने वाले भूकंप हो सकते थे, या फिर ये जमीन के नीचे किसी परमाणु विस्फोट के होने का नतीजा था? ईमानदारी से कहूं तो अभी तक किसी को भी पक्का नहीं पता, लेकिन जो हमें पता है वो ये है, वहां विकिरण रिसाव की विश्वसनीय रिपोर्टें थीं। पाकिस्तान ने चुपचाप पास के गांवों को खाली करा लिया, और थोड़ी ही देर बाद एक विशेष अमेरिकी परमाणु पहचान विमान को उस इलाके के चारों ओर चक्कर लगाते और स्कैन करते हुए देखा गया। पाकिस्तान ने तो यहाँ तक किया कि उसने बोरॉन की कई आपातकालीन खेपें मंगवाईं, जो एक ऐसा रसायन है जिसका इस्तेमाल परमाणु विकिरण को रोकने के लिए किया जाता है। इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ें तो यह काफी साफ है कि वहां नीचे कुछ गंभीर, शायद परमाणु से जुड़ी घटना वास्तव में हुई थी। अगर यह सच है तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रतिरोधक, उसके परमाणु हथियार, शायद अभी अभी एक जबरदस्त झटका झेल चुके हैं। इस घटना के ठीक बाद तुरंत ही एक युद्ध विराम लागू हो गया, और जब हालात थोड़े शांत हुए
तो यह पता लगाने का समय आ गया कि असल में हुआ क्या था और नुकसान वाकई कितना बड़ा था। और मुझ पर भरोसा कीजिए, युद्ध के बाद की जांच बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ना तो पाकिस्तान के लिए और निश्चित रूप से चीन के लिए भी नहीं। पता चला कि पाकिस्तान के लगभग आधे महंगे उच्च स्तरीय चीनी सैन्य उपकरणों ने बहुत खराब प्रदर्शन किया और बाकी आधे तो जब असली जरूरत पड़ी तब तो बिल्कुल भी काम नहीं आए। भारत के दूसरे हमले के ठीक एक दिन बाद युद्ध विराम लागू हो गया। जल्द ही हालात शांत हो गए और अब युद्ध के बाद की समीक्षा का समय था। और यूं कहें तो पाकिस्तान या चीन दोनों के लिए हालात अच्छे नहीं दिख रहे थे। चीन को तो एक बड़ा झटका लगा। कई सालों से वे खुद को एक वैश्विक हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में आक्रामक तरीके से प्रचारित कर रहे हैं और अमेरिका और रूस जैसे देशों से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद असली जंग के नतीजों ने एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की। अब पूरी दुनिया चीनी सैन्य तकनीक को एक्शन में देख रही थी और यूं कहें तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। हालात तब और भी बिगड़ गए जब पाकिस्तानी जनरल्स ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि क्या चीनी ट्रेनर्स ने वाकई अपना काम ठीक से किया था। अपने सैनिकों को ये कथित हाईटेक उपकरण चलाना सिखाया भी था या नहीं। इसी बीच चीन में राष्ट्रवादी टिप्पणीकारों ने पलटवार करना शुरू कर दिया, ये दावा करते हुए कि उनके हथियारों में कोई कमी नहीं थी, बस पाकिस्तानी फोर्सेज ही अयोग्य थीं और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई। इसी तरह दोषारोपण का खेल शुरू हो गया था। इस बिंदु पर पाकिस्तान को आखिरकार एहसास होने लगा कि एक ही हथियार आपूर्तिकर्ता पर लगभग पूरी तरह निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। संघर्ष विराम के बाद अंदरूनी सूत्रों ने खुलासा किया कि उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान कुछ पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों ने वास्तव में अपने हथियार स्रोतों में विविधता लाने का सुझाव दिया था। उन्होंने वास्तव में पश्चिमी तकनीक खरीदने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और राजनीति को देखते हुए यह आसान नहीं था, या फिर शायद तुर्की जैसे अन्य आपूर्तिकर्ताओं को तलाशने का विचार किया ताकि फिर से चीनी हथियारों से धोखा न खाना पड़े। लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जल्दी ही समझ लिया कि वे अपने सबसे कीमती कठपुतली राज्य को अपने हाथ से फिसलने नहीं दे सकते। तो उन्होंने तुरंत पाकिस्तान को फिर से खुश करना शुरू कर दिया और उन्हें और भी बेहतर सैन्य उपकरण देने का वादा किया। सीज फायर की घोषणा के कुछ ही दिनों के भीतर खबर आई कि चीन पाकिस्तान को अगली पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स की डिलीवरी तेजी से कर रहा है, खासकर शेनयांग J-35A। मूल रूप से पाकिस्तान को ये स्टेल्थ फाइटर 2027 या उसके बाद ही मिलने थे, लेकिन अब बीजिंग ने डिलीवरी कम से कम 6 महीने पहले कर दी है और पहली खेप 2026 की शुरुआत तक मिलने की उम्मीद है। ये सोचकर हैरानी होती है कि भारत पर एक आतंकवादी हमले के चलते पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स चलाने वाले चुनिंदा देशों के खास क्लब में शामिल होने का मौका मिल सकता है। लेकिन रुकी, अभी और भी है। अगर पेंटागन की हालिया धमकी भरी रिपोर्ट नहीं होती तो शायद हमें पता भी नहीं चलता कि चीन पाकिस्तान की परमाणु हथियारों के जखीरे के आधुनिकीकरण को इतनी सक्रियता से तेज करने में मदद कर रहा है। अब हमें अभी तक ठीक नहीं पता कि वे जो मदद कर रहे हैं वह किस रूप में है। यह कराना हिल्स की घटना के बाद डैमेज कंट्रोल और सुरक्षा अपग्रेड में मदद हो सकती है, या इससे कहीं ज्यादा खतरनाक बात यह हो सकती है कि चीन वास्तव में पाकिस्तान को सीधे आधुनिक परमाणु तकनीक और उन्नत वॉरहेड डिजाइन उपलब्ध करा रहा हो। लेकिन जो बात हमें पेंटागन के आकलन के अनुसार निश्चित रूप से पता है वह यह है कि पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व पहले से कहीं ज्यादा परमाणु हथियारों को प्राथमिकता दे रही है। भले ही वहां भारी भ्रष्टाचार हो, अर्थव्यवस्था जीवन रक्षक प्रणाली पर हो और व्यापक आतंकवादी हिंसा फैली हो, फिर भी परमाणु आधुनिकीकरण उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर बना हुआ है। लेकिन चीन आखिर ये सब क्यों कर रहा है? मेरा मतलब है बीजिंग ने पाकिस्तान को हथियारों से लैस करके आखिर क्या हासिल किया है, खासकर जब खुद पाकिस्तान बिखरता हुआ नजर आ रहा है। असल में काफी कुछ हासिल किया है। सबसे पहली बात, पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा प्रॉक्सी राज्य है जो भारत को हमेशा व्यस्त रखने के लिए है। पाकिस्तान को लगातार उन्नत सैन्य तकनीक देकर चीन यह सुनिश्चित करता है कि भारत कभी भी सिर्फ चीन को प्रतिद्वंदी मानकर उस पर ध्यान केंद्रित न कर सके। इसके बजाय भारत को अपने पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के साथ भारी संसाधन और ध्यान लगाना पड़ता है। इतिहास इस बात का सबूत है कि यह रणनीति चीन के लिए बहुत अच्छे से काम आई है। यह एक क्लासिक रणनीतिक चाल है जिसमें आप अपने संभावित प्रतिद्वंद्वी को स्थानीय संघर्षों में उलझाए रखते हैं ताकि उसे कभी भी बड़े स्तर पर आपको सीधे चुनौती देने का मौका न मिले। किसी भी भारतीय जनरल से पूछिए,
वो आपको सीधा बता देंगे कि उनका सबसे बड़ा डर 2 मोर्चों पर युद्ध है। चीन उत्तर में हिमालय के पार से हमला करे, जबकि पाकिस्तान एक साथ पश्चिम से हमला शुरू कर दे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह डरावना परिदृश्य खतरनाक रूप से हकीकत जैसा महसूस हुआ। हालांकि चीनी सेना हिमालयी सीमा पर शांत रही, लेकिन उनके कूद पड़ने की सिर्फ संभावना ने भी भारत को अपने पूर्वी मोर्चे पर लगातार सतर्क रहने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि वह पश्चिम में पाकिस्तान से सक्रिय रूप से लड़ रहा था। दूसरी बात, चीन को अपने नवीनतम हथियारों का फील्ड टेस्ट करने का बेहतरीन मौका मिल जाता है, जब वह उन्हें पाकिस्तान को देकर देख सकता है कि वे भारतीय और पश्चिमी आपूर्ति वाले सिस्टम्स के खिलाफ कैसे प्रदर्शन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में चीनी सैन्य तकनीक के लिए एक असली परीक्षण था। ड्रोन, मिसाइलें, फाइटर जेट्स, इन सभी को पाकिस्तानी सेना ने भारत के फ्रांसीसी राफेल फाइटर्स, इजरायली हारोप ड्रोन और उन्नत रूसी निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ परखा। आप यकीन मानिए, चीनी इंजीनियर इन नतीजों का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। मान लीजिए, अगर PL-15 मिसाइल ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, तो चीन उस जंगी डेटा के आधार पर उसके डिजाइन या गाइडेंस को बदल सकता है। अगर भारतीय जैमिंग ने पाकिस्तान के चीनी रडारों को भ्रमित कर दिया, तो चीन और ज्यादा जैम प्रतिरोधी सिस्टम्स पर काम करेगा। बीजिंग असल में पाकिस्तान को एक गिनी पिग की तरह इस्तेमाल कर रहा था, ताकि वो अपने खुद के हथियारों को बेहतर बना सके, लेकिन ये रणनीति बुरी तरह उलटी पड़ गई। चीन ने सोचा था कि शायद 1 या 2 सिस्टम्स ठीक से काम नहीं करेंगे, लेकिन असल में तो सब कुछ फेल हो गया। ड्रोन, मिसाइलें, एयर डिफेंस और भी बहुत कुछ। और अब कई देश या तो सतर्क हैं या पूरी तरह से चीनी हथियार खरीदने से इनकार कर रहे हैं। असल में पूरी तरह से सही हालत में मिले चीनी निर्मित PL-15E मिसाइल की बरामदगी ने अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कई अन्य देशों का ध्यान आकर्षित किया है। ये देश उस मलबे का विश्लेषण करने में बेहद रुचि रखते हैं, ताकि वे यह जान सकें कि चीनी मिसाइल तकनीक वास्तव में क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। इस समय चीन के लिए अपनी साख को हुए इस नुकसान से उबरना शायद बहुत देर हो चुकी है, और यही वजह है कि उन्होंने तुरंत पाकिस्तान को दोषी ठहरा दिया, खुलेआम पाकिस्तानी सेना पर अक्षमता का आरोप लगाया, बजाय इसके कि वे अपनी खुद की तकनीक की नाकामी स्वीकार करते। तीसरा, और यह वाकई बहुत बड़ा कारण है, पाकिस्तान की निर्भरता बढ़ाकर चीन पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर जबरदस्त दबदबा हासिल कर लेता है। आर्थिक रूप से देखें तो पाकिस्तान पहले ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जरिए चीन के जाल में फंस चुका है। यह बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का एक विशाल नेटवर्क है, जिसकी कीमत $60 अरब से भी ज्यादा है। मूल रूप से पाकिस्तान अब गहराई से बीजिंग का कर्जदार और आर्थिक रूप से उससे बंधा हुआ है, और सैन्य स्तर पर भी पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर होता जा रहा है। पाकिस्तान के मुख्य युद्धक टैंक चीनी VT-4 हैं। इसकी नौसेना चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों का इस्तेमाल करती है। इसकी वायुसेना के पास जल्द ही चीनी स्टेल्थ जेट होंगे, और इसकी मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम चीनी तकनीक पर निर्भर हैं। इसका मतलब है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव होता है, चीन पाकिस्तान को जरूरी सप्लाई, गोला बारूद, स्पेयर पार्ट्स और यहाँ तक कि सैटेलाइट इंटेलिजेंस की आपूर्ति को नियंत्रित करके सीधे घटनाओं को प्रभावित कर सकता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि पाकिस्तान कभी भी किसी भी मुद्दे पर चीन का गंभीरता से विरोध करने की स्थिति में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कभी चीन के सामने सच में खड़े होकर विरोध किया हो, लेकिन अब तो यह पूरी तरह से तय हो गया है। मेरा मतलब है, बस देखिए कि चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुस्लिमों की स्थिति पर पाकिस्तान कितना चुप रहता है। हाल ही में हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं। तब से हमें ढेरों ईमेल आ रहे हैं, जिनमें लोग हमसे YouTube पर चैनल बढ़ाने के बारे में सवाल और सलाह मांग रहे हैं। हालांकि मैं हर एक ईमेल का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, या फिर लोग वही सवाल पूछते हैं जिसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं। इसीलिए हमने तय किया कि मेरी सारी YouTube सलाह को एक ट्रेनिंग बूट कैंप में डाल दें, वो भी पूरी तरह से मुफ्त। तो अगर आप अपना खुद का YouTube चैनल शुरू करने में रुचि रखते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके इस बूट कैंप के लिए साइन अप कर सकते हैं। वहां मैं आपके साथ वो सब कुछ साझा करूंगा जो आपको चाहिए, और आपके फैसले YouTube से जुड़े हर सवाल का जवाब दूंगा। तो अभी साइन अप करें, क्योंकि दुर्भाग्यवश मेरा YouTube वीडियो बूट कैंप एक जूम कॉल की तरह है, इसलिए इसमें सिर्फ 100 लोगों की ही जगह है। अब वापस वीडियो पर चलते हैं।
लेकिन चलिए ये न भूलें कि पाकिस्तान के साथ रिश्ता चीन के लिए भी जानलेवा बन सकता है। आधुनिक परमाणु हथियार और उन्नत सैन्य क्षमताएं सौंपकर चीन पाकिस्तान की सेना को और भी हिम्मत दे रहा है, जिससे वे भारत को और आक्रामक तरीके से चुनौती देने के लिए खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बीजिंग के समर्थन का भरोसा है और इससे युद्ध का खतरा गंभीर रूप से बढ़ जाता है। याद रखिए, पाकिस्तान और भारत दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, इसलिए एक छोटी सी झड़प भी बड़े परमाणु संकट में बदल सकती है। चीन को लग सकता है कि वे इस्लामाबाद में अपने प्रभाव के जरिए हालात को काबू में रख सकते हैं, लेकिन जब जबरदस्त राष्ट्रवाद और अस्तित्व की भावना हावी हो जाती है तो कोई भी गारंटी नहीं रह जाती। अगर दक्षिण पूर्व एशिया में कभी परमाणु युद्ध छिड़ गया तो इसका मानवीय प्रभाव वैश्विक स्तर पर विनाशकारी होगा और यह संभव है कि दूसरे बड़े देश भी इस संघर्ष में खिंच जाएं। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आप बाकी दुनिया की चिंता को साफ तौर पर महसूस कर सकते थे। चीन ने खुद बहुत सावधानी से कदम उठाने का फैसला किया, ज्यादातर गुप्त समर्थन जैसे सैटेलाइट इंटेलिजेंस तक ही सीमित रहा, बजाय इसके कि वह खुले तौर पर पाकिस्तान का साथ दे। क्योंकि सच तो यह है कि बीजिंग भी अपने पड़ोस में परमाणु युद्ध नहीं चाहता और न ही पाकिस्तान के पूरी तरह से असफल राज्य बनने की अराजकता चाहता है। चीन के लिए यह एक भयानक सपना होगा जिसे वह हर कीमत पर टालना चाहेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान में इतना पैसा और संसाधन डालकर चीन सिर्फ हथियार निर्यात नहीं कर रहा है, बल्कि अस्थिरता भी आयात कर रहा है। पाकिस्तान में जितने ज्यादा चीनी प्रोजेक्ट्स और चीनी कामगार होंगे, वे स्थानीय उग्रवादी समूहों के लिए उतने ही बड़े निशाने बन जाएंगे। उदाहरण के लिए बलूच विद्रोही खुले तौर पर चीन को अपने क्षेत्र का शोषक मानते हैं और चीनी कर्मचारियों और काफिलों पर नियमित रूप से हमले करते हैं। सिर्फ 2024 में ही उग्रवादियों ने एक आत्मघाती हमले में 7 चीनी नागरिकों की हत्या कर दी, जिसमें चीनी कामगारों से भरी एक बस को निशाना बनाया गया था, जिससे दोनों देशों के बीच गंभीर कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया। ऐसी घटनाएं गंभीर तनाव पैदा करती हैं। असल में यहाँ तक कि पेंटागन की खतरे की रिपोर्ट भी साफ तौर पर बताती है कि आतंकवादी हमले, जो खास तौर पर चीनी कामगारों को निशाना बनाते हैं, चीन और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा तनाव का कारण बन गए हैं। और अगर पाकिस्तान की सुरक्षा लगातार खराब होती रही, जो कि ईमानदारी से कहें तो इस समय काफी संभव लगता है, तो चीन के कामगार और निवेश भविष्य में देश में और भी बड़े निशाने बन सकते हैं। तो ये पूरा मामला एक दोधारी तलवार बन जाता है, जो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी घातक है। फिर भी ऐसा लगता है कि बीजिंग ये जोखिम उठाने को तैयार है, क्योंकि उनके लिए फायदे खतरों से ज्यादा हैं। चीन शायद सोचता है कि वह पाकिस्तान को आर्थिक दबाव और कूटनीतिक प्रभाव के जरिए पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रख सकता है, जिससे कोई पूरी तरह से संकट की स्थिति न आए। वे यह भी मानकर चल रहे हैं कि भारत, जो परमाणु तनाव के खतरों से पूरी तरह वाकिफ है, हमेशा पाकिस्तान को पूरी तरह से किनारे पर धकेलने से पीछे हटेगा। हालांकि कराना हिल्स जैसे परमाणु संवेदनशील स्थल के पास भारत के साहसिक हमले के बाद शायद चीन भी यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि उसकी यह धारणा कितनी सुरक्षित है। पाकिस्तान की सैन्य उच्च पदस्थ लोगों के लिए चीन की उदारता असल में एक जीवन रेखा है। अमेरिका के साथ समझौतों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले बेलआउट्स के विपरीत बीजिंग के हथियार सौदों के साथ आतंकवाद, लोकतंत्र या मानवाधिकारों पर कोई भाषण नहीं आता। ये बस एक ऊंचे ब्याज वाले कर्ज, एक हाथ मिलाने और बहुत सारी संदिग्ध शर्तों के साथ आते हैं। पाकिस्तानी जनरल्स वाकई में यह देखकर प्रोत्साहित महसूस कर सकते हैं कि चीन ने कितनी जल्दी उनके असफल हो रहे हथियारों के जखीरे को अपग्रेड और फिर से भरने के लिए कदम उठाया। बेशक हालिया लड़ाई में उन चीनी हथियारों ने शर्मनाक प्रदर्शन किया था, लेकिन देखिए अब उन्हें चमचमाते नए हथियार मिल रहे हैं तो वे खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आम पाकिस्तानी नागरिकों के लिए चीन की दखलंदाजी किसी मौत की सजा जैसी है। उनका देश आर्थिक रूप से दिवालिया है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बेलआउट्स पर निर्भर रहता है। ऐसे बेलआउट्स जो आम लोगों को ज्यादा टैक्स देने और बढ़ती कीमतों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। और हम यहाँ हैं, देख रहे हैं कि उनके नेता खाना खरीदने, अस्पताल बनाने या उनकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय जेट्स और परमाणु हथियारों पर अरबों खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तानी आलोचक, कम से कम बाय कुछ बहादुर लोग जो बोलने की हिम्मत रखते हैं, साफ तौर पर बताते हैं कि यही सैन्य प्रथम रवैया है जिसने देश को लगातार संकट, अस्थिरता और गरीबी के चक्र में फंसा रखा है। दूसरी ओर
भारत अब परमाणु रूप से आधुनिक और चीन समर्थित पाकिस्तान को पहले से भी ज्यादा खतरनाक खतरे के रूप में देखता है। भारतीय रणनीतिकारों को इस संभावना पर गंभीरता से विचार करना पड़ता है कि भविष्य के संघर्षों में पाकिस्तान अपने नए परमाणु कवच के पीछे इतना आत्मविश्वास महसूस कर सकता है कि वह कहीं ज्यादा आक्रामक तरीके से कार्रवाई करे, शायद यहाँ तक कि भारतीय सेना की बढ़त को रोकने के लिए शुरू में ही टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की हिम्मत भी दिखा दे। यह एक डरावना संभावना है, चाहे यह सीमित ही क्यों न हो। यह युद्ध में परमाणु हथियारों का पहला इस्तेमाल होगा 1945 के बाद, और यह आसानी से बड़े स्तर के आदान प्रदान में बदल सकता है। अमेरिकी अधिकारियों को लंबे समय से पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंता रही है, खासकर यह डरावनी संभावना कि पाकिस्तानी परमाणु हथियार कट्टरपंथियों के हाथ लग सकते हैं या किसी संकट के दौरान लापरवाही से इस्तेमाल हो सकते हैं। अब जब चीन खुलेआम पाकिस्तान के परमाणु विस्तार को बढ़ावा दे रहा है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार प्रयासों को गंभीर रूप से जटिल बना देता है। अमेरिका पाकिस्तान पर परमाणु सुरक्षा को लेकर प्रभावी दबाव नहीं बना सकता जब तक वह सीधे तौर पर चीन का सामना नहीं करता। लेकिन जब तक अमेरिका भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करता रहेगा, बीजिंग को पाकिस्तान को रोकने में मदद करने का कोई कारण नजर नहीं आता। ये एक उलझा हुआ भू राजनीतिक चक्र बन गया है। अमेरिका भारत के साथ और करीब से साझेदारी करता है, चीन जवाब में पाकिस्तान को हथियार देता है, फिर भारत अपनी अमेरिका के साथ गठबंधन को और मजबूत करता है, और यह चक्र लगातार चलता रहता है। यहाँ तक कि यूरोपीय नेता जो ऐतिहासिक रूप से दक्षिण एशियाई संघर्षों से दूर रहे हैं, अब पाकिस्तान में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर लगातार चिंतित होते जा रहे हैं। नाटो ने हाल के वर्षों में पहली बार आधिकारिक रूप से चीन को एक प्रणालीगत चुनौती करार दिया है, यह स्वीकार करते हुए कि चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं पूर्वी एशिया से कहीं आगे के क्षेत्रों को अस्थिर कर सकती हैं। दक्षिण एशिया में परमाणु संकट, खासकर अगर वह चीन की आक्रामक प्रसार नीति के कारण उत्पन्न होता है, तो निश्चित रूप से नाटो की चिंताओं के दायरे में आएगा। हमेशा यह डरावना संभावना बनी रहती है, एक छोटी लेकिन वास्तविक आशंका कि किसी तरह परमाणु सामग्री आतंकवादियों के हाथ लग सकती है, खासकर पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं और उसकी सीमाओं के भीतर स्वतंत्र रूप से काम कर रहे चरमपंथी समूहों को देखते हुए। लेकिन शायद इसमें सबसे बड़ी विडंबना और सबसे दुखद मानवीय त्रासदी यह है कि पाकिस्तान के नेताओं ने अपने परमाणु हथियार बनाने और भारी सैन्य खर्च को राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व के नाम पर जायज ठहराया, लेकिन आज औसत पाकिस्तानी नागरिक पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है। लगातार आर्थिक कठिनाइयों, आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी और आतंकवादी हमलों से होने वाली रोजाना हिंसा के बीच फंसे हुए, सुरक्षा देने के बजाय ये अंतहीन सैन्य निवेश देश को और गहरे संकट में ही धकेलते गए हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से यह सबक नहीं लिया कि वे बार बार संघर्षों में क्यों फंसते हैं और अपने देश को आखिरकार स्थिर क्यों नहीं कर पाते, बल्कि उन्होंने अगली लड़ाई न हारने के लिए और भी शक्तिशाली हथियार जमा करने शुरू कर दिए। और इसी तरह दुश्मनी का यह चक्र चलता ही रहता है। अब बस फर्क इतना है कि अब इसे चीन के जबरदस्त सैन्य समर्थन से और भी ताकत मिल गई है। इस बीच भारत अपनी ही दुविधा का सामना कर रहा है। वे चीन समर्थित परमाणु हथियारों से लैस और लगातार आक्रामक होते जा रहे पाकिस्तान को प्रभावी ढंग से कैसे रोकें, बिना किसी थकाऊ और बजट को चूस लेने वाली हथियारों की दौड़ में फंसे। भारत निश्चित रूप से हर नई पाकिस्तानी खरीदारी की बराबरी करने के लिए अनंत पैसा खर्च नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही भारत भी चुप नहीं बैठेगा। अगर पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर मिलते हैं तो भारत स्वाभाविक रूप से अपने खुद के स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम्स को तेज करेगा और रूसी S-400 सिस्टम्स जैसे एडवांस्ड हथियारों में, या शायद भविष्य में अमेरिकी F-35 या रूसी Su-55 में और भी ज्यादा निवेश करेगा। असल में हाल ही में ब्रिटेन और जापान ने भारत को आधिकारिक रूप से ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम या GCAP में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जो यूके और इटली के साथ एक बड़ा साझेदारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य एक उन्नत छठी पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित करना है। यह स्पष्ट है कि भारत पहले से ही इन खतरों का जवाब दे रहा है, और अगर पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार को तेजी से अपग्रेड करता रहता है तो भारत पर भी अपने परमाणु प्रतिरोध क्षमताओं को बढ़ाने का दबाव अनिवार्य रूप से महसूस होगा। पता भी नहीं चलेगा और भारत और पाकिस्तान खुद को उसी खतरनाक चक्र में फंसा हुआ पाएंगे जिसमें शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ फंस गए थे। एक अंतहीन और तनावपूर्ण हथियारों की दौड़। चाहे दोनों में से कोई भी पक्ष वास्तव में युद्ध नहीं चाहता हो, फिर भी
हर नया संकट और भी खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि उन्नत हथियारों का मतलब है तेज हमले, छुपकर वार करना और प्रतिक्रिया के लिए बहुत कम समय मिलना, जिससे नेताओं के पास विनाशकारी बढ़त से पीछे हटने के लिए मुश्किल से ही कोई मौका बचेगा। संक्षेप में कहें तो हम देख रहे हैं कि चीन पूरे क्षेत्र की सुरक्षा संरचना को पूरी तरह से बदल रहा है, और वह भी बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि पेंटागन की हालिया रिपोर्ट में चीन को दुनिया का नंबर 1 खतरा क्यों बताया गया था, और यह कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया था। अब से दुनिया हर भारत पाकिस्तान तनाव को नई चिंता के साथ देखेगी। हर आतंकी हमला, हर सीमा पर झड़प वही चिंता बढ़ाने वाला सवाल उठाता है। क्या अगला ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाएगा? एक छोटी सी गलती, बस एक हमला ज्यादा, और हम अचानक खुद को किसी अकल्पनीय चीज का सामना करते हुए पा सकते हैं, जैसे तीसरा विश्व युद्ध